नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। वसुधैव कुटुंबकम के ध्येय वाक्य के साथ भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन के मद्देनजर देश भर में G20 बैठकों का सिलसिला जारी है। इस सप्ताह की शुरुआत में 17-18 जुलाई को गुजरात के गांधीनगर में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की तीसरी बैठक संपन्न हुई। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक हुई और गोवा में ऊर्जा मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। वहीं दूसरी ओर सोमवार से चेन्नई में आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक का भी आयोजन होगा। यह बैठक 26 जुलाई तक चलेगी। इस सप्ताह क्या रही G20 की प्रमुख गतिविधियां और क्या बनी सहमति सदस्य देशों के बीच, और कैसे एक बेहतर विश्व के निर्माण में भारत में आयोजित होने वाला G20 शिखर सम्मेलन नए आयाम गढ़ेगा। इस विशेष कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे विशेषज्ञ की राय कि कैसे G20 देशों के प्रतिनिधि सम्मेलन से पहले बेहतर विश्व का खाका तैयार कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं शिशिर सिन्हा जी, जो कि आर्थिक मामलों के जानकार हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है शिशिर जी। हम रिपोर्ट्स दिखाएंगे दोनों गोवा और इंदौर की बैठकों का, फिर आपकी जानेंगे राय। लेकिन सबसे पहले आइए हम बात करते हैं गोवा की। G20 अध्यक्षता भारत के पास है और संकल्पों से सिद्ध की इस प्रक्रिया में देश भर में बैठकों का दौर जारी है। शनिवार को गोवा में G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान निकालने, सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प व्यक्त किया गया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं पर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। गोवा में G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित विकास और एनर्जी ट्रांजिशन के क्षेत्र में भारत की ओर से किए जाने वाले बड़े प्रयासों को साझा किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं पर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। इंडिया हैज शोन लीडरशिप इन क्लाइमेट एक्शन. We achieved our non-fossil installed electric capacity target 9 years in advance. We have now set a higher target. We plan to achieve 50% non-fossil installed capacity by 2030. India is also among the global leaders in solar and wind power. प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी अंतराल को पाटने, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने पर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य की स्थिरता और विकास के बारे में कोई भी बात ऊर्जा के बिना संभव नहीं है। No talk about the future, sustainability or growth and development can be complete without energy. It impacts development at all levels, from individuals to nations. Friends, given our different realities, our pathways for energy transition are different. However, I firmly believe that our goals are the same. India is making great efforts in green growth and energy transition. प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए G20 प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी को ग्रीन ग्रिड पहल में शामिल होने के लिए वो आमंत्रित करते हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के लिए एक जीवन शैली प्रत्येक को जलवायु चैंपियन बनाएगी। Realizing the vision of interconnected green grids can be transforming. It will enable all of us to meet our climate goals, stimulate green investment, and create millions of green jobs. I invite you all to join the Green Grids initiative. One sun, one world, one grid.
of the International Solar Alliance. पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया दीर्घकालिक, न्यायपूर्ण, वहनीय और स्वस्थ ऊर्जा के स्रोतों को आगे बढ़ाने के लिए इस समूह की ओर देखती है। ऐसा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि विकासशील देशों के भाई बहन पीछे न रहें। विकासशील देशों के लिए कम लागत वित्त को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बेहद महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई गोवा में G20 देशों के ऊर्जा मंत्रियों की, और एक प्रतिबद्धता भी व्यक्त की गई एक हरित और सुरक्षित धरती को बनाने के लिए। हमारे साथ शिशिर सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, अगर देखें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की उपलब्धियों को सामने रखते हुए कहा कि गैर जीवाश्म आधारित जो हमारे ईंधन है, जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया था 9 साल पहले, हमने अचीव कर लिया। 2030 तक 50% तक हम नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी ऑप्शंस पर जाएंगे। किस रूप में देखते हैं कि भारत की अब तक की उपलब्धियां G20 और खासकर विकसित देशों के लिए कहीं ना कहीं बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी स्थापित करती हैं? बिल्कुल, देखिए, अब तक जितने भी मंत्री स्तर की बैठकें हुई हैं, चाहे आप ऊर्जा की बात करें, श्रम की बात करें, वित्त मंत्रियों के और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बात करें, इन सभी बैठकों में एक चीज, एक जो विषय जो बहुत आम है, सामान्य है, वो है कि भविष्य की रूपरेखा कैसे तय हो। देखिए, अब तक जो हुआ बहुत अच्छी बात है, जो हुआ, जो कमियां रही, जो कुछ दिक्कतें थी, उनको दूर करने की बात है। अब आगे चल करके हमको किस तरह की रूपरेखा बनानी है। और यहाँ पर जो आपने एक जिक्र किया फॉसिल फ्यूल, देखिए, हम सभी जानते हैं कि दुनिया में पेट्रोल, डीजल जो है, जो कच्चे तेल से हमें मिलता है, उसकी आपूर्ति सीमित है। और एक समय के बाद हमें हो सकता है कि हमारी जो पूरी जो ऊर्जा की जरूरत है ईंधन के मामले में, वो जो जीवाश्म आधारित ईंधन है, उसके मुकाबले हमें किसी दूसरे स्रोत पर ज्यादा ध्यान देना होगा। और ये रूपरेखा कल से तय नहीं की जा सकती, वो रूपरेखा आज से तय करनी होगी। तो इन्होंने जो प्रधानमंत्री ने एक जो टर्म दिया, 1 वर्ल्ड 1 सन 1 ग्रिड, ये क्या है? ये है कि आप सौर ऊर्जा का कितना ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नवीन ऊर्जा है उसका कितना ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जीवाश्म ऊर्जा को लेकर के बहुत चर्चा हो चुकी है। अब जरूरत है कि नए स्रोतों को अपनाने की। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो गोवा की बैठक में जो एक चेयर समरी और आउटकम स्टेटमेंट जो जारी किया गया, उनमें जिन बातों पर जोर है, उसमें सबसे ज्यादा यही है कि हम न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीन ऊर्जा की तरफ हम बढ़े। पारंपरिक ऊर्जा अपनी महत्व है, उसके महत्व को इनकार नहीं किया जा सकता। और आपके सवाल का जो दूसरा पहलू था कि विकसित देशों के लिए, देखिए, यहाँ पर एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है, वो है कार्बन एमिशन का। वहां पर हमेशा से ये आरोप लगता रहा कि विकासशील देश जो है या अल्प विकसित देश जो है, वहां पर जो है वो प्रदूषण को लेकर के ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन ये बात बार बार कही जाती रही, हर मंच पे कहा जाता रहा कि विकसित देश भी जो है वो इनमें कोई बहुत पीछे नहीं है। इस बैठक में इस तरह की भी बात आ रही है कि हम उन्हें कैसे इस बात के लिए आगाह करें कि आप दूसरों पर आरोप लगा करके बच नहीं सकते। और पूरे विश्व की कीमत पर जो विकास अंधाधुंध किया जा रहा है विकसित देशों का, वो भी कहीं ना कहीं एक सोचनीय स्थिति है। शिशिर जी, एक चीज और जानना चाहेंगे। साफ तरीके से भारत ने कहा कि हमने वो कर दिखाया है। इसके अलावा अपेक्षा होती है, अगर विकसित देश अपनी जिम्मेदारियों से कहीं भाग रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात, या फिर जो उन्नत प्रौद्योगिकी है जो हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा के लिए है, वो कहीं ना कहीं उनके पास है। पूरे विश्व भर में अगर तकनीक का भी बंटवारा या फिर आदान प्रदान या फिर सहयोग होता है, उसका भी आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया। किस रूप में देखते हैं तब, जबकि प्रधानमंत्री जी 1 सन 1 अर्थ 1 ग्रिड की बात करते हैं और भारत सोलर अलायंस का अध्यक्ष भी, संस्थापक भी। ये बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि देखिए, तकनीक एक ऐसी चीज है जिसकी कीमत लगातार ऊंची रहती है और उसमें लगातार बदलाव होता रहता है। आज आप ऐसा नहीं कि एक तकनीक को आपने अपना लिया और 10 साल तक उस पर बैठे रहे, आपको हर रोज उसमें बदलाव करना पड़ता है। और यहाँ पर एक जो बड़ी चिंता की बात ये रही है कि जो विकसित देशों में तकनीक को जो विकसित किया जाता है, वो उसकी लागत काफी ज्यादा होती है। और वो उस लागत को जो हमारे विकासशील देश हैं या अल्प विकसित देश हैं, उनके लिए उस लागत को अदा करना आसान नहीं होता है। नतीजा ये होता है कि इस तकनीक से होने वाले फायदे से वो वंचित रह जाते हैं। तो हमें जरूरत है एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर सभी देशों को लाने की, जहां पर तकनीक के बंटवारे में
कीमत जो है वो कोई बाधा ना बने और उसका समान रूप से वितरण होता रहे। G20 एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म इसलिए है क्योंकि इसमें विकसित देश भी शामिल हैं और जो हम कई अतिथि देशों को शामिल करते हैं वो विकासशील देशों से आते हैं। तो उन दोनों को आमने सामने बिठा करके एक समाधान ढूंढना तकनीक के मोर्चे पर, वो मुझे लगता है काफी अहम होता है। जी शिशिर जी, एक चीज और कि अगर भविष्य के ईंधन की अगर बात करें, क्योंकि फॉसिल फ्यूल आधारित ईंधन तो सीमित है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर भारत का सबसे ज्यादा जोर है। हाइड्रोजन हब बनाने की भी बात भारत कर रहा है जिस तरीके से, लेकिन फिर बात ये आती है कि किस तरीके से दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला ये देश सबसे कम उस अनुपात में प्रदूषण को करते हुए या धरती को नुकसान पहुंचाते हुए अपनी प्रतिबद्धताओं को तो देख रहा, लेकिन जो उन्नत तकनीक है या फिर जो हाइड्रोजन भविष्य की ऊर्जा के आह्वान जो है प्रधानमंत्री के, इनको किन मायने में देखते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी बात है कि आप अगर केवल ये सोचे कि हम नवीन ऊर्जा को विकसित कर लेंगे और हमें इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमें ये सोचना है कि हम किस तरीके से ज्यादा बेहतर तकनीक के जरिए और कम लागत पर, देखिए हमें इस बात पर भी ध्यान रखना है कि सौर ऊर्जा की बात हो, पवन ऊर्जा की बात हो या किसी भी जो नवीन ऊर्जा की हम लोग बात करते हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की बात करते हैं, उनके साथ एक बड़ी समस्या क्या आती है कीमत को लेकर के। जैसे आपने हाइड्रोजन का जिक्र किया, देखिए हाइड्रोजन का जो है वो सबसे कम जिसे कहा जाए प्रदूषण के मामले में होगा, लेकिन उसकी कीमत ज्यादा है। तो अब वहां पर हमारा फोकस इसी बात पर होना चाहिए कि हम कीमत को कैसे कम करें, तभी जाकर के उसे अपनाया जाना और उसकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। नहीं तो क्या होगा कि आप दोबारा उसी ईंधन की तरफ जाएंगे जो प्रदूषण बढ़ाने में मदद करता है लेकिन उसकी कीमत कम होती है। तो कीमत पे जोर देना सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और वो तकनीक के जरिए संभव हो सकता है, तभी संभव हो सकेगा। हमारे साथ आप बने रहे। वक्त हो चला एक बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। आजादी के अमृत काल में देश विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि आप सही समय पर अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएं। तो आगे बढ़िए, निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कीजिए। याद रखें, उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य नहीं है, निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न 31 जुलाई 2023 तक फाइल करनी होगी। ड्यू डेट टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है और कोई भी अनएडजस्टेड लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इसके अलावा अगर विदेश में भी है आपकी संपत्ति और आय, जरूर भरिए शेड्यूल FA और FSI। रिटर्न फाइल करने और अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हफ्ते भर में चली G20 की बैठकों के सिलसिले का, उसके महत्वपूर्ण अंश का और साथ ही साथ क्या कुछ निर्णय बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर विश्व के लिए भारत की अध्यक्षता में खींचा जा रहा है खाका। हमारे साथ शिशिर सिन्हा जी, आर्थिक मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक और महत्वपूर्ण बैठक हुई इंदौर में। शुक्रवार को इंदौर में आयोजित G20 श्रम एवं रोजगार मंत्री स्तरीय बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ शुरू हुई इस बैठक के दौरान परिणाम दस्तावेजों को भी अंतिम रूप दिया गया। 2 दिन की बैठक में 3 प्रमुख मुद्दों सामाजिक सुरक्षा का सतत वित्त पोषण, गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा और वैश्विक कौशल अंतराल पर गहरा मंथन चला। और इसके बाद श्रम एवं रोजगार मंत्री स्तरीय बैठक में तीनों विषयों पर आम सहमति के बाद घोषणा पत्र भी सामने आया। इंदौर में भारत की अध्यक्षता में G20 श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक का सफलतापूर्वक समापन हो गया। श्रम एवं रोजगार मंत्री स्तरीय इस बैठक की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश से हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने स्किल के महत्व पर जोर देते हुए स्किलिंग, रीस्किलिंग और अप स्किलिंग को भविष्य के लिए कार्यबल का मंत्र बताया। पीएम ने कहा कि भारत के पास विश्व को कौशल कार्यबल मुहैया कराने की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने G20 देशों से इसके लिए अहम भूमिका निभाने की अपील की। We all need to skill our workforce in the use of advanced technologies and processes. Skilling,
reskilling and upskilling are the mantras for the future workforce. In India, our Skill India mission is a campaign to connect with this reality. Under our Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, more than 12.5 million of our youth have been trained so far. वहीं इस बैठक को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी संबोधित किया। मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने ई श्रम पोर्टल की उपलब्धियों के बारे में बताया। वहीं मंत्री स्तरीय बैठक के समापन पर इंदौर में अंतिम परिणाम और चेयर समरी सामने आ गई है, जिसके बारे में बताते हुए केंद्रीय रोजगार एवं श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि बैठक जिन विषयों पर आधारित है उन तीनों पर ही पूरी सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल स्किल गैप के लिए ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे इस अंतर को खत्म किया जा सके। सरकार के द्वारा 3 विषय रखे गए थे, उस पे पूरी कंसेंसस के साथ एडॉप्शन हुआ। G20 में लेबर के तीनों इशू को पूरा कंसेंसस के साथ अडॉप्ट किया गया। केवल एक पैराग्राफ जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज था उस पे चेयर समरी आई है, बाकी तीनों इशू पूरी तरीके से एडॉप्शन डॉक्यूमेंट में हुए। बैठक में G20 देशों और आमंत्रित देशों के करीब 30 श्रम और रोजगार मंत्रियों समेत 165 प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के बाद विदेशी मेहमानों का रात्रि भोज इंदौर की विश्व प्रसिद्ध 56 दुकान पर रखा गया। G20 की रोजगार कार्य समूह की 4 बैठकों के बाद अंतिम घोषणा पत्र अब सामने आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पिछली बार इंदौर आए थे तो उन्होंने कहा था कि इंदौर एक शहर नहीं बल्कि एक दौर है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि इंदौर में जो घोषणा पत्र सामने आया है वो रोजगार और श्रम के क्षेत्र में G20 देशों में एक नया दौर लेकर आएगा। इंदौर से कैमरामैन भरत कुशवाहा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज। स्वागत है शिशिर सिन्हा जी। शिशिर जी, इंदौर का देखा आपने जिस तरीके से श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक के बाद एक जो परिणाम दस्तावेज सामने आया, सभी बातों पर मूलतः आम सहमति बनी, चाहे वो स्किल का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार के साथ सामाजिक सुरक्षा दिए जाने की बात हो, या फिर रोजगार के लिए टिकाऊ वित्त पोषण की। एक बात और जो कही गई बैठकों के दौरान, भारत ने अपने स्किल इंडिया मिशन की भी जानकारी देते हुए ये कहा कि एक यूनिवर्सलाइजेशन सर्टिफिकेशन इन स्किल प्रोग्राम्स का होना चाहिए। इस पर भी सदस्य देशों पर बात चली। कितना महत्वपूर्ण देखते हैं रोजगार सृजन के लिहाज से, रोजगार सृजन के साथ साथ रोजगार की सुरक्षा के भाव को भी मजबूत करने के आधार से? 2 पहलू है आपके सवाल का। पहला जो आपने कौशल विकास की बात की है, मुझे लगता है कि आज के दिन में कौशल विकास के साथ साथ जो 2 और शब्द हमें जोड़ना चाहिए वो है कि अप स्किलिंग और री स्किलिंग, यानी कि जो कुछ हमने सीखा है उसमें समय के हिसाब से हुए बदलाव को शामिल करें और फिर नए परिवर्तन को के हिसाब से अपने आप को हम कुशल बनाएं। तो ये मूल मंत्र है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखना है कि हमारे पास एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड हो। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड क्यों चाहिए? वैश्विक स्तर पर एक समान व्यवस्था कौशल की क्यों चाहिए? ताकि आपका श्रम का जो मूवमेंट होता है, श्रम का जो एक जगह से दूसरी जगह जाना आना होता है, उसमें कहीं कोई परेशानी ना हो। जहां कहीं भी अवसर बन रहे हैं उसके लिए काम करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्किल का एक अच्छा उपयोग हो सकेगा। दूसरा जो अहम मुद्दा है वो है सामाजिक सुरक्षा। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की, अगर हम अपने ही देश की बात करें, यहाँ पर नियमित तनख्वाह पाने वालों की संख्या, अगर जितने भी लोग वेतन भोगी हैं जो काम कर रहे हैं, वो 1/5वें हिस्से से ज्यादा नहीं, यानी कि 22% एक अनुमान है कि जो लोग हैं जिनको नियमित वेतन मिलता है। बाकी लोगों के लिए वेतन नियमित नहीं है। तो अब वहां पर जरूरत क्या हो जाती है कि आप उनको सामाजिक सुरक्षा कैसे दे पाते हैं। विकसित देशों में सामाजिक सुरक्षा की जो अवधारणा है उसके लिए उनके पास संसाधन जुटाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर हम विकासशील देश या उभरती हुई अर्थव्यवस्था की बात करें, वहां पर जो श्रम को सामाजिक सुरक्षा देनी है उसके लिए अलग से संसाधन का इंतजाम करना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि आपके लिए और भी कई दूसरे कार्य हैं। तो अब ऐसे में जरूरत है कि हम क्यों ना एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं, क्यों ना हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें श्रम शक्ति की भागीदारी हो,
नियोजक की भागीदारी हो, सरकार की भागीदारी हो, जिससे कि वो जो सामाजिक सुरक्षा है वो नियमित तौर पर मिलते रहे। आप जब काम कर रहे हो तब भी, और अगर किसी वजह से आपको काम से हट जाते हैं, आपकी नौकरी चली जाती है या आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो उस सूरत में आपको किस तरीके से सामाजिक सुरक्षा दी जाए। क्योंकि आपको भूलना नहीं चाहिए कि आप किसी भी उम्र में हो, किसी भी वय में हो, आपकी जरूरतें होती हैं जिनके लिए आर्थिक संसाधनों की जरूरत होती है, और वो आर्थिक संसाधन जुटाने में सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार ही सब कुछ करे और बाकी जो क्षेत्र हैं वो ना करे, उससे बात नहीं बनने वाली है। तो एक साझा प्रयास जो है इस मामले में जरूरत है, और मुझे लगता है कि इस बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा हुई। शिशिर जी, एक और अर्थव्यवस्था, रोजगार या फिर अवसरों के नए जो स्वरूप आए हैं वर्तमान समय में, गिग इकॉनमी या फिर अगर देखें तो प्लेटफॉर्म इकॉनमी, इन सब में वीजा, पासपोर्ट, प्रवासन, आव्रजन, इन सब चीजों से कहीं ना कहीं छुटकारा मिलते हुए बेहतर रोजगार वैश्विक स्तर पर एक दूसरे को दे सकते हैं, उसका भी आह्वान किया गया। भारत ने उस बारे में अपेक्षा भी की कि लोग सही तरीके से अपनी नीतियां और अपनी नीयत दोनों साझा करें। बिल्कुल, देखिए, गिग और प्लेटफॉर्म जो वर्कर्स हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि जो जैसे हमारे आपके यहाँ डिलीवरी वाले लोग आते हैं, वो आपके गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं। उनके साथ दो मुद्दा जुड़ा हुआ होता है यहाँ भी। एक मुद्दा तो यह है कि उनको हम किस तरीके की सुरक्षा देते हैं सामाजिक संदर्भ में, जैसे उनके लिए पीएफ की बात है, या हम उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, या हम उनके लिए किसी भी तरह की दुर्घटना की सूरत में हम उनको किस तरह से मदद दे सकते हैं, उम्र हो जाए, सेवानिवृत्ति हो जाए, फिर हम उनको कैसे मदद दे सकते हैं। तो वहां पर उन गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए एक सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाने की बात है। और आपको पता होगा कि जो हमारे 4 सोशल कोड, जो अभी लेबर कोड जो है जिन्हें अमल में लाया जाना है, उसमें इस बात पर भी जोर है कि किस तरह से गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की मदद की जाए। दूसरा पहलू यह है कि उनके, फिर यहाँ पे बात आती है मूवमेंट की, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने, एक देश से दूसरे देश जाने में, वहां पर उनको हम कैसे तैयार करें कि दूसरी जगह पर भी जो अवसर उपलब्ध हैं हम उनका पूरा उपयोग करने में उनकी मदद कर सके। तो एक तरफ है आपका उनका सोशल प्रोटेक्शन अपने देश के भीतर, और दूसरी तरफ है कि अगर उनका मूवमेंट होता है तो लोकल नीड्स के हिसाब से उनको किस तरह से अपस्किलिंग की जाए। शिशिर जी, गांधीनगर में बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई G20 वित्त मंत्रियों की, केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की। वहां पर भी एक परिणाम दस्तावेज आया, क्या रहे मूल उसके बिंदु और क्या रही मुख्य सहमतियां? देखिए, गांधीनगर में जो वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर की जो बैठक हुई, ये तीसरी बैठक थी। पहली बैठक बेंगलुरु में हुई थी, दूसरी बैठक वॉशिंग्टन में हुई थी, और तीसरी बैठक यहाँ पे हुई। इस बैठक में जो सबसे अहम मुद्दा था वो था कि मल्टीलेटरल जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं, जैसे IMF है या वर्ल्ड बैंक है, इनमें सुधार की जरूरत है। और आपको पता है कि होगा कि NK सिंह साहब, जो कि हमारे पूर्व अफसर आ रहे हैं, और समर्स, जो कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर हैं, इनके अंडर में एक कमेटी बनाई गई थी। उन्होंने सुझाव दिए और उन सुझावों पर इस बैठक में चर्चा हुई कि किस तरीके से 21वीं सदी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए MBDs यानी कि मल्टीलेटरल जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं, इनको कैसे तैयार किया जाए, वो कितना ज्यादा पैसा मुहैया करा सके, वो कितना ज्यादा संसाधन मुहैया करा सके। तो इस बैठक की एक बड़ी उपलब्धि जो मल्टीलेटरल बैंक्स है, मल्टीलेटरल एंटिटीज हैं, इनके रिफॉर्म्स को एक तरीके से हरी झंडी दिखाई गई। एक तो पहला मुद्दा ये था। दूसरा, अगर आप यहाँ पर देखें, क्रिप्टो रेगुलेशन, जो कि आज के दिन में एक बड़ा मुद्दा है विश्वव्यापी स्तर पर, और यहाँ पर जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अपना पेपर दे चुका है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है उसका भी पेपर आ चुका है, और इसके अलावा कुछ और जो रिकमेंडेशंस लेकर के अब जो सितंबर में लीडरशिप समिट होने वाली है दिल्ली में, उसमें क्रिप्टो रेगुलेशंस का एक जिसे कहते हैं सिंथेसिस पेपर जो है वो इंडिया के प्रेसिडेंसी नोट के साथ साथ दिया जाएगा, और फिर क्रिप्टो रेगुलेशन पे वैश्विक स्तर पर एक जिसे कहा जाए कि एक मैकेनिज्म की व्यवस्था बनाने की कोशिश की जाएगी। तो ये 3 बड़े मुद्दे थे। एक जो था आपका मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, जो MDBs रिफॉर्म्स है, दूसरा जो क्रिप्टो रेगुलेशंस का मुद्दा है, और तीसरा जो डेट सस्टेनेबिलिटी, यानी कि जो गरीब देश हैं जिनके ऊपर, जैसे आप श्रीलंका की बात कर लीजिए, सूडान की बात कर लीजिए, इथियोपिया की बात कर लीजिए, इनके लिए कर्ज में जो
इन्होंने कर्ज ले रखा है, उसके भुगतान की व्यवस्था को कैसे सहज बना जाए। तो ये 3 बड़े मुद्दे गांधीनगर में उस पर सहमति बनी और उसको आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करने पर भी सहमति बनी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर सिन्हा जी, बेहद सरल और सारगर्भित तरीके से सारे मुद्दे को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भारत की अध्यक्षता में कल से यानी सोमवार से चेन्नई में आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक का भी आयोजन होगा। बैठक 26 जुलाई तक चलेगी। बैठक के लिए चेन्नई पूरी तरह तैयार है। 26 जुलाई तक चेन्नई में इस बैठक की तीसरी और अंतिम बैठक आयोजन किया जा रहा है। चाहे पिछला सप्ताह हो जिसमें कि बैंक, वित्त, केंद्रीय बैंकों के गवर्नर, रोजगार श्रम मंत्रियों की बैठक हो या फिर ऊर्जा मंत्रियों की बैठक, ये पूरा का पूरा सप्ताह समर्पित रहा बेहतर विश्व के निर्माण के लिए, बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर भारत का ध्येय मंत्र है। तो ऊर्जा मंत्रियों के ही सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा वन सन वन अर्थ वन ग्रिड, यानी हम आपसी तालमेल से बेहतर विश्व के निर्माण के लिए हम खाका तैयार करें जो कि परिलक्षित हो G20 के शिखर सम्मेलन में, जो आने वाले महीनों में भारत में आयोजित होने जा रहा है, जो कि दुनिया में शांति, खुशहाली, सुरक्षा और साथ ही साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए मील का पत्थर साबित हो सके। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।